या मुबारक हो करण साहब, आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया। कौन बोल रहा है? मैं कॉल बिजनेस एक्सप्रेस का एडिटर। मैंने अपने एडिटोरियल बोर्ड से कंसल्ट किया है। इस साल हमने महेंद्र मल्होत्रा का अवार्ड देने का फैसला लिया है। आई एम सॉरी मिस्टर कॉल। इनफैक्ट मुझे यकीन था कि आप ऐसा कर ही लेंगे, आप उन्हें राजी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। मैं आपको किए गए वादे से ज़्यादा ही खुश करूंगा कॉल साहब। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ये आपकी तरफ से मुझे पहली खुशखबरी मिली है, वरना तो एनीवे आपने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। थैंक्स। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता हूं। लाचारी तो जैसे मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। लाख कोशिश करने के बावजूद खुशी इस घर में कभी आती ही नहीं है। इस घर में आने से पहले जो खुशियों के ख्वाब में देख कर आया था, वो ख्वाब तो अब ख्वाब में भी नहीं आते, हकीकत से कोसों दूर है। इसकी वजह आप जानते हैं ना करण। करण हमारी औलाद है रंजना। हाँ, लेकिन उसे 20 साल बाद अपने माँ बाप मिले हैं। इन 20 सालों में उसके दिल पे जो घाव लगे हैं ना, उसका दिल नफरत का भंडार बन चुका है। लेकिन ये अपनी सारी नफरत ऋषभ पर निकाल रहा है। और अफसोस की बात यह है रंजना कि उन 20 सालों में उसके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। जाहिर है जख्मों को हरा रहने की आदत हो गई है। अब कोई भी मरहम उन जख्मों को ठीक नहीं कर सकती। यकीन करिए रणधीर, जब वो लौटा था ना, मैंने अपनी सारी ममता उसमें निछावर कर दी थी, यहां तक कि ऋषभ के हिस्से की भी। मैं चाहता मैं उसे एक घर दूं, घर की सारी खुशियां दूं। लेकिन रंजना, घर, खुशियां, उनकी चाहत उसे अब भी है, लेकिन वो ऋषभ की नफरत के नीचे दब कर रह गई है। देख लेना, जिस दिन वो रंजिश खत्म होगी ना, वो खुशियां ढूंढेगा। आप रंजिश खत्म होने की बात कर रहे हो, जबकि ऋषभ और करण की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें ऋषभ की कम और करण की ज्यादा गलतियां हैं। ऋषभ दिन ब दिन सुधरते जा रहा है और करण के तेवर दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कभी कभी मैंने उसकी आंखों में एक जुनून, एक पागलपन सा देखा है, जिसको देख के मैं भी डर जाती हूँ। हाँ रंजना, तुम ठीक कह रही हो। मैंने करण को देखा है, उसे परखा है। दिन ब दिन उसकी नफरत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है, बेलगाम। लेकिन उस पर लगाम डालनी होगी, प्यार की, मोहब्बत की। मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन दोनों की रंजिश खत्म हो जाए। रंजना, करण को शायद हम दोनों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम दोनों को तो करण की जरूरत है ना। क्या बात है महेश, आज तुम बहुत जल्दी ऑफिस से आ गए। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कहो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। महेश, तुम आजकल मुझसे इस लहजे में क्यों बातें करने लगे हो? शीला, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। दफ्तर में भी दिल नहीं लगता है, हर चीज जैसे काटने को दौड़ती है। चेयरमैन बनने की खुशी को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाया हूँ कि उससे पहले परेशानियां आ गई हैं। लगता है इन परेशानियों को मेरा पता चल गया है। अब देखो ना, गोदान में आग लगी, किसने लगाई, कैसे लगाई, क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं। इससे मेरा कोई वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फंदा मेरे गले में पड़ेगा। महेश, जो भी चेयरमैन बनता है उसके गले ये सारी परेशानियां तो पड़ती हैं। जब तुम्हें इतनी जिम्मेदार पोस्ट दी गई है तो तुम्हें उसका डटकर मुकाबला भी करना होगा। मुझे तो लगता है कि मैं फिर से टूटता बिखरता जा रहा हूँ। महेश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब? ये रिकॉर्ड तुम महेंद्र मल्होत्रा के लिए कब से बजा रही हो और कब तक बजाती रहोगी शीला? जाओ देखो। हेलो करण, ये जरा परेशान है, तुम फिर कभी। मैं इनकी परेशानी अभी ठीक कर देता हूँ।
एक्सक्यूज मी प्लीज। सर आप वहां से चले क्यों? वर्कर्स की प्रॉब्लम की वजह से। सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब सुनील वर्कर्स की तरफ से केस लड़ेगा। आपको उसे किसी भी हालत में ये करने से रोकना होगा। वो नहीं सुनेगा। उसका तोड़ है मेरे पास। क्या? इससे पहले कि सुनील ऑफिशियली इस केस को अपने हाथ में ले ले, उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का लीगल एडवाइजर बना दीजिए। नहीं बनेगा वो। जबरदस्ती बनाइए सर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेधा को इस कंपनी का लीगल एडवाइजर बनाया गया है तो ये पोस्ट सुनील को कैसे दिया जाएगा? रास्ते निकाले जा सकते हैं शीला जी। सुनील को लीगल एडवाइजर ना बना के हम लोग सीनियर लीगल एडवाइजर बना देते हैं। उसे आप राजी कीजिए, मैं रास्ते निकालता हूँ। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि उसे मल्होत्रा इंडस्ट्री का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने की भी सोच सकते हैं। सुझाव बुरा नहीं है तुम्हारा। और आपके लिए मेरे पास एक और खुशखबरी है सर। ऐसे मौसम में खुशखबरी भी मिल सकती है। सर आपकी मेहनत हर मौसम में फल देगी। मेरी मेहनत? जी हाँ। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनने के बाद आपने जो कुछ भी कंपनी के लिए किया है वो सब लोगों की नजर में आ गया है। बिजनेस न्यूज मैगजीन वाले इस बार अचीवर ऑफ द ईयर किस बिजनेसमैन को देने वाले हैं हम जानते हैं? नहीं, किसे? मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। क्या? Are you sure? I am absolutely sure. Congratulations. I just can't believe it. एकनाथ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जब हालत खुद तमाशा बन जाए तो तमाशबीन तो होने ही चाहिए ना देखने के लिए। आइए मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, मेजर शेयर होल्डर ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्री, आइए। मुझसे भी नाराज हो? सबसे। तुम सब मल्होत्रा जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम लोगों में कुछ आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि एक जख्म देता है और दूसरा मरहम की शीशी लेकर आ जाता है जो हमेशा खाली होती है। एक दर्द देता है और दूसरा हमदर्द बनने का नाटक करने आ जाता है। एकनाथ देखो, तुम सांठ घाट है तुम लोगों की। तुम लोग मजदूरों को गरीबी बने रहने देना चाहते हो। जुल्म को सहने की उनकी कसरत करवा रहे हो ताकि वो लोग विरोध करना भूल जाएं। अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो तुमने मुझे हमेशा औरों से अलग समझा। फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कब से सोचने लगे? मिस्टर ऋषभ, मैं सिर्फ मजदूरों के बारे में सोचता हूं। वो सिर्फ अलग बात है कि उनके बारे में सोचते सोचते मैं तुम लोगों को, दौलतमंदों को ज्यादा समझने लग गया हूं। मुझे इन लोगों के साथ इस नशे की हालत में एक तराजू में मत तोलो एकनाथ। मत बोलो। नहीं मिस्टर ऋषभ, आप जरा अपने अंदर झांक के देखिए तो आपके अंदर भी वो दौलतमंदों वाली फितरत होगी। जरा तलाश करके देखिएगा आप। नहीं, ये बातें तुम दिल से नहीं कह रहे हो। मैं जानता हूं ये बातें तुम दिल से नहीं कह रहे हो, सिर्फ गुस्से में कह रहे हो क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो, है ना? पहचानने से क्या फायदा होगा? मजदूरों की हालत तो जो कि तुम है वही खस्ता हालत, वही टाल मटोल, वही बेताल्लुकी और वही ड्रामे। मजदूरों के आक्रोश को जो मैं इतने दिनों से दबा रहा हूं, उन पर जो मैंने लगाम लगा रखी है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजदूरों का कम और मालिकों का हमदर्द हो गया हूं। मजदूरों को मेरी बातों से सिर्फ नुकसान हुआ है। नहीं एकनाथ, मजदूरों को मैं किसी भी हालत में नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। नहीं मिस्टर ऋषभ, नुकसान तो अब मल्होत्रा इंडस्ट्री को होगा क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा चुका है। ठीक है एकनाथ, तो मेरी भी एक सलाह सुन लो। जो करो सोच समझ कर करना। मिस्टर ऋषभ, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब जो करना है वो मजदूर करेंगे। तो ठीक है, जाने से पहले एक बार फिर मेरी बात दोहराता हूं, कोई भी कदम जल्दबाजी में मत उठाना और मजदूरों से भी कह देना कि कोई भी बड़ा कदम ना उठाए। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूं, लौट के खुद चेयरमैन साहब से बात करूंगा। तब तक बातें बहुत हो चुकी हैं मिस्टर ऋषभ। अब तक तुम लोग बोलते रहे और मैं सुनता रहा। मजदूरों को जो कहना था उन्होंने कहा, जो सुनना था उन्होंने सुना। लेकिन अब ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मुझे यहां बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई शीला जी?
क्योंकि तुम्हारी बेलगाम हरकतों को अब लगाम देने की जरूरत पड़ गई है। समझा नहीं। देखो करण, ये नासमझी का ढोंग तुम उन लोगों के सामने जाकर करो जो तुम्हें समझते ना हो। तुम ये बात अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैंने ऐसी कौन सी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है जो मैं ना तुमसे ऑफिस में कर सकी और ना ही घर पे, जिसे करने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। मिस्टर महेन की बात तो नहीं कर रही हैं आप? हम आजकल महेन के अलावा और कोई बात मुझे आती ही कहाँ है। फरमाइए। यानी तुम मुझसे कहलवा कर ही मानोगे? महेन साहब के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है शीला जी, आपको इस पर एतराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, इस पे क्यों एतराज होने लगा? मुझे तो तुम्हारी बदनीयती को आईना दिखाना है। मेरी बदनीयती मिस्टर महेन को लेकर? करण, इस तरह चेहरे पे हैरानी के भाव लाने के लिए इतनी मेहनत करने की बजाय तुम जरा अपने कानों को कस दो और गौर से सुनो। खबरदार जो तुमने महेन को दोबारा अपनी किसी चाल का शिकार बनाया तो। शीला जी, मंदिर में लोग भगवान की स्तुति में भजन गाते हैं, आपके हिसाब से वो लोग भी भगवान के खिलाफ नारे लगाते हैं? अब आस्था के सौदागर पहले तो धर्मात्मा ही होते हैं ना, क्यों? आप मेरे पाक इरादों पर पाप की मुहर लगा रही हैं। मिस्टर महेन मेरे लिए क्या है वो खुद जानते हैं। हाँ, उनकी समझ पे पर्दा डालना यही तो तुम्हारी पहली चाल थी। उन्हें तरह तरह के तोहफे देकर उनकी वाहवाही करके तुम उनके विश्वास पात्र बन गए, ताकि तुम जी भर कर उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर सको। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए। या आप मुझ पे सरासर गलत इल्जाम लगा रही हैं? इस बात को सही साबित करने का सबसे बड़ा सबूत क्या है जानते हो? वो अवार्ड जो महेन मल्होत्रा को मिला नहीं बल्कि उसे दिलवाया गया है। हाँ, दिलवाया गया है। वो अवार्ड मैंने दिलवाया है क्योंकि मैं चाहता था कि महेन साहब का अपने आप एक कॉन्फिडेंस बढ़े, और उसका नतीजा भी ये हुआ। हाँ, कि... उसका नतीजा ये हुआ कि चेयरमैन की कुर्सी को तुमने अपना गुलाम बना लिया, ताकि तुम उस पर पूरी तरह से कब्जा कर सको और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, है ना? नहीं शीला जी, ये आपकी कल्पना है। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है। तुमने श्वेतलाना के साथ भी यही किया था ना? पहले तुमने उसके एतबार को बड़े प्यार से सहलाया और फिर एक झटके में उसे हलाल कर दिया। श्वेतलाना के साथ मेरे मसले दूसरे थे। हाँ, लेकिन मकसद तो यही था ना, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे हुकूमत करना। लेकिन याद रखना करण, अगर तुमने फिर किसी अपने सरफिरी ख्वाहिश के लिए महेन की बलि चढ़ानी चाहिए ना, तो मेरा तुमसे वादा है, मैं उसके पहले ही तुम्हारी हस्ती को मिट्टी में मिला दूंगी। Who's that? गुड मॉर्निंग मिस्टर महेन। मिस मेहता, I'm sorry, जरा बिजी हूँ, बाद में आइएगा। मुझे आपसे किसी जरूरी बात पर डिस्कस करना है, पॉसिबल हो तो इसी वक्त। देखिए मिस मेहता, जब बात जरूरी होती है तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, ये नहीं दरवाजा खटखटाए और सीधा अंदर चले आए। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ कोई सोशल विजिट पर नहीं आई हूँ और ना ही आपसे कोई डोनेशन मांगने आई हूँ। आपके सेक्रेटरी को मैंने यहाँ आपसे मिलने की वजह बताई, उनको जरूरी लगा, इसलिए मुझे आपसे मिलने की इजाजत दी गई है। I'm sorry, मैं आपसे नहीं मिल सकता। और मैं आपसे मिले बगैर जा नहीं सकती। नो प्रॉब्लम, आप बाहर बैठ कर इंतजार कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अगर आपसे इंतजार नहीं होता तो अपॉइंटमेंट दूसरा लेकर आइए। मिस्टर महन, मुझे जिस बात पर आपसे डिस्कस करना है वो भी आपके लिए निहायत जरूरी है। मेरी सलाह है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पर। देखिए मिस मेहता, आपकी सलाह को मैं नामंजूर करता हूँ। आप तो जैसे मुझसे ना मिलने की जिद कर बैठे हैं मिस्टर महन। जो समझना है समझो, लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो दूसरा अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा। आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, जब फुर्सत मिले तो ये फाइल देख लीजिएगा। कैसी फाइल? गोदाम में जो आग लगी उसकी पूरी रिपोर्ट है। पढ़ने के बाद शायद आप मुझे खुद बुला देंगे। सुनो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको चेतावनी देने आई हूँ।
किसी को मुझे कोई चेतावनी देने की जरूरत नहीं है नेता। आग का मामला मिस्टर महन संगीन होता जा रहा है। आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन मजदूर आपकी मैनेजमेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस भी लड़ सकते हैं। क्रिमिनल केस? या और अगर वो क्रिमिनल केस लड़ते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके कहने पर मजदूर छुट्टी वाले दिन भी काम पर आए थे और इस हादसे का शिकार हो गए। मामला इस हद तक बिगड़ सकता है कि अगर यही नहीं संभाला गया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर आप मत कहिएगा कि आपकी कंपनी के लीगल एडवाइजर ने आपको बात बिगड़ने से पहले कुछ बताया क्यों नहीं। बस मुझे इतना ही कहना था। एकनाथ भैया, अगर आप हमारे दर्द को समझते होते तो सिर्फ बातों का मरहम न लगाते। मर्द आग में इतना जल गया है कि घर का चूल्हा बुझाने तक की नौबत आ गई है। देखिए, मैं आपके दर्द का हर खतरा महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या कुछ किया जा सकता है। कुछ आप देखें, कुछ आपके मिल मालिक और हम गरीब मजदूर सिर्फ आप दोनों का तमाशा देखते रहे। देखिए, मैं वादा करता हूँ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। एकनाथ भाई, जरा उन चेयरमैन साहब को अस्पताल में लाइए ना, हाथ पकड़कर। उन मजदूरों की दुर्दशा तो देखें जो आग में जल गए हैं। पहले तो बड़े हमदर्द बनते थे और जब से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे तो बदल गए। आपको मालूम नहीं अस्पताल में है, कब तक घर वापस आते, जिंदा वापस आते भी है कि नहीं आते, क्या उस रात भी कर्ण बाबू ने छुट्टी वाले दिन भी जबरदस्ती मजदूरों को काम पर लगाया। बेचारे मजदूर गए और गोदाम में लगी आग में जल गए। पता नहीं आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये अमीर लोग बातों से सुधरने वाले नहीं। सुनील, हेलो सुनील, आओ। तुम अच्छे वक्त पर आ गए हो। देखिए, अब आपके वकील बाबू भी आ गए हैं, तो मैं इनके साथ बैठकर मालिकों से कैसे हर्जाना वसूल करना है इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए, आप लोगों को जितना कष्ट हो रहा है उससे ज़्यादा कष्ट मुझे हो रहा है। मैं वादा करता हूँ कि इस बार हम लोग हर्जाना वसूल करके ही जाएंगे। उंगली टेढ़ी कब करनी है और उंगली सीधी कब करनी है, ये मैं इनके साथ बैठकर बात कर लेता हूँ। आप लोग अगर हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें तो। ठीक है, चल। वकील साहब, आप हम गरीबों का दर्द इन मिल मालिकों तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं आपका ये क्या कर रही हैं पैर आप? पड़ती हूँ। आप उठिए, चलिए। सुनील, अब इन वर्कर्स की सारी उम्मीदें तुम पर ही आ टिकी हैं। एकनाथ, मैं वो उम्मीद नहीं बन सकता। क्यों? अब फिर मजदूरों के सामने तुम्हें कुछ भी अनाउंस करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं ये केस अपने हाथ में ले रहा हूं या नहीं। You've taken me for granted and that's wrong. सॉरी सुनील, मैं वो औपचारिकता करना भूल गया था। मैंने तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ऐसे मामलों में और खासकर मजदूरों के मामले में तुम हमेशा से आगे रहे हो। इनफैक्ट हमारे पूछने से पहले तुम हमारे बगल में खड़े होते थे। देखो, वो कल के हालात थे, आज के हालात बिल्कुल अलग है। आज के हालात में क्या फर्क है? मैं मल्होत्रा फैमिली का दामाद बनने वाला हूं। क्या तुम्हें यह पता नहीं है? पता नहीं है तुम्हें? रितु के साथ मेरी शादी की सारी तैयारियां चल रही है। जो तुम्हारे लिए चेयरमैन है वो मेरे ससुर बनने वाले हैं। डोंट यू नो दिस? सुनील, हमारी लड़ाई तुम्हारे ससुर से नहीं है। हमारी लड़ाई मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन महेंद्र मल्होत्रा से है। शख्स एक ही है ना। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे उस आदमी के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में इतनी ही छटपटाहट है तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी दबाव में या मेरे किसी तर्क की वजह से मजदूरों का केस अपने हाथ में लोगे भी तो सुनील, तुम उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे।